Assalamualaikum viewers, hope you all are fine and doing well. So today we will discuss our chapter number 9, that is estimation and testing of hypothesis. ठीक है, so let's discuss with our example number 9.1. A systolic blood pressure of 100 males was taken. Mean BP was found to be 128 mm of mercury and standard deviation is 13 mm of mercury. हमने फाइंड क्या करना है 95% एंड 99% कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ बीपी विद इन द पॉपुलेशन मीन वुड लाई. ठीक है, अब हम देखते हैं हमने इसको सॉल्व कैसे करना है. सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे पास डाटा इन लोगों ने क्या दिया हुआ है. डाटा इन्हें हमें दिया हुआ है मीन दैट इज़ 128. मीन बीपी 128 mm ऑफ एच था ना. ठीक है, और एन हमारे पास नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं दैट इज़ 100. अब हमने हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है. Standard deviation is equal to 13 mm of Hg. सबसे पहले हमने फाइंड करना है, we will find the standard error of mean. Standard error of mean हमने क्यों कैलकुलेट करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ. स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज इक्वल टू हमें पता है सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन इसका फॉर्मूला होता है. और सिग्मा है क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होती है. वो क्या है हमारे पास 13 है, अंडर रूट एन हमारे पास 100 है. और हमारे पास इसको जब हम सॉल्व करेंगे 13 डिवाइडेड बाय 10 और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.3. ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन मीन. और वो हमारे पास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू 1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1.96 लगाएंगे. स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन हमने जो कैलकुलेट किया था दैट वाज 1.3. ठीक है, तो हमारे पास 1.96 और मीन हमारे पास हमने मीन की भी वैल्यू लगानी. यहाँ पे प्लस और माइनस इज इक्वल टू नहीं है. मीन हमारे पास क्या था 128 प्लस माइनस 1.96 और स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन हमारे पास 1.3 था. ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे 128 पहले एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा. इसको हम वैसे ही लिख देते हैं 2.5. ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे 128 प्लस 2.5 क्योंकि दोनों दफ़ा है ना प्लस में भी और माइनस में भी है. एंड 128 माइनस 2.5. ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 125.5 आएगा और 130.5 आएगा. ठीक है, ये हमारे पास आ गया 95% कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन मीन. अब जब हमने कैलकुलेट करना होगा 99% कॉन्फिडेंस लिमिट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमारे पास फॉर्मूला होगा 2.58 प्लस माइनस मीन 2.58 एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन. ठीक है, तो इसके लिए हम मीन हमारे पास क्या था 128 प्लस माइनस 2.58 और हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन क्या था 1.3. आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, योर आंसर विल बी 3.4. इसी तरह जैसे हमने पहले पीछे किया था 128 प्लस 3.4 एंड 128 माइनस 3.4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 131.4 एंड 124.6. सो दिस इज़ अवर आंसर 99% कॉन्फिडेंस लिमिट. और पीछे हमने क्या कैलकुलेट किया था 95% कॉन्फिडेंस लिमिट. अब इस चैप्टर में हम कुछ स्टेप्स डिस्कस करेंगे. वो स्टेप्स हमें चैप्टर नंबर 10 में हेल्प करेंगे. ठीक है, लेकिन वो चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस हुए हैं, तो लेट्स डिस्कस इट. टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और सिग्निफिकेंस. प्रोसीजर जो आप लेते होते हो, टेस्ट करते होते हो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, कौन सा वो प्रोसीजर होता है, उसमें कुछ हमने स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. सो लेट्स डिस्कस स्टेप नंबर 1 सेटिंग अप ऑफ हाइपोथेसिस. ये सारे स्टेप्स हम इसी सीक्वेंस वाइज हम अपने चैप्टर नंबर 10 में लिखेंगे जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है,
स्टेप नंबर वन आपने देखना है नल हाइपोथेसिस है या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस स्टेट करता है इट असर्ट्स दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल स्टैटिस्टिक्स एंड द पॉपुलेशन पैरामीटर। मतलब सैम्पल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस हमें बताता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें कहता है एनी हाइपोथेसिस विच इज़ नॉट अ नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। कोई भी हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस नहीं है वो क्या होती है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। स्टेप नंबर वन में नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट कैसे करते हैं, एच नॉट से। एच नॉट इज म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। ठीक है, ये होती है नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए हम क्या करते हैं, एच वन से डिनोट करते हैं हम उसको, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, mu is greater than mu naught or mu is lesser than mu naught. This is called the null hypothesis. स्टेप नंबर टू हमें बताता है कंप्यूटेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। हमने देखनी है स्टैटिस्टिक्स हमारे पास कौन सी वाली है, आइदर इट इज़ अ जी स्टैटिस्टिक्स और अ टी स्टैटिस्टिक्स। जी स्टैटिस्टिक्स के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, टी माइनस ई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ एंड ब्रैकेट टी। और टी स्टैटिस्टिक्स हमें क्या बताती है, टी इज इक्वल टू मीन डिवाइड माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है, ये हमारे पास होती है जी स्टैटिस्टिक्स, ये होती है हमारे पास टी स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपने इन दोनों में से कोई एक स्टैटिस्टिक्स अपने क्वेश्चन में यूज़ करनी है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। स्टेप नंबर थ्री इज एरर ऑफ द सैम्पलिंग। अब हमने देखना है कौन सा एरर आ रहा है, टाइप वन एरर आ रहा है या टाइप टू एरर आ रहा है। अब ये क्या होते हैं, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट इट इज रिजेक्टेड बाय द टेस्ट प्रोसीजर। टाइप वन एरर में नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है लेकिन वो रिजेक्ट हो जाती है बाय द टेस्ट प्रोसीजर। इट कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो ये क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। टाइप वन एरर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। टाइप टू एरर, नल हाइपोथेसिस फॉल्स बट इज एक्सेप्टेड बाय द टेस्ट। नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है, गलत होता है, लेकिन टेस्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ये होता है टाइप टू एरर। ये कैसे रिड्यूस होता है, कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग पावर ऑफ द टेस्ट। जब आप पावर ऑफ द टेस्ट को इंक्रीज कर देते हो तो ये रिड्यूस हो जाता है। ये एक MCQ था इंपॉर्टेंट। टोटल एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज़ 1 विच इज़ 100%। टोटल एरिया जो नॉर्मल कर्व में होता है वो 1 होता है और वो किसके इक्वल होता है, 100% के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेप नंबर फोर सॉरी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को आप डिनोट करते हो अल्फ़ा से, और अल्फ़ा क्या होता है, मोस्टली 3 और 5 होती है। यही दो वैल्यूज़ आप अल्फ़ा के लिए लेते हो, 3 और 5। ठीक है, अब हमने स्टेप नंबर 5 में देखना है कि क्या हमारे पास ये 2 टेल है या 1 टेल है। 2 टेल का हमें कैसे पता चलेगा, इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस प्रेजेंट। अगर डिफरेंस प्रेजेंट होगा तो वो होगा 2 टेल। अगर 1 टेल कैसे होगा, अगर वो लेसर देन होगा या ग्रेटर देन होगा। लेफ्ट टेल में म्यू इज़ लेसर देन म्यू नॉट, और ग्रेटर देन में राइट टेल में म्यू जो है वो ग्रेटर देन होगा द म्यू नॉट, तो वो होगा 1 टेल। 2 टेल में डिफरेंस प्रेजेंट होता है और 1 टेल में लेसर देन और ग्रेटर देन वैल्यूज गिवन होती हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया कर्व। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, इसमें ये होता है हमारा अंदर वाला सारा एक्सेप्टेंस रीजन और ये वाला होता है हमारे पास रिजेक्शन रीजन। ठीक है, क्रिटिकल रीजन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.025। ठीक है, अल्फा की कोई भी वैल्यू गिवन होगी, आपने उसको 2 से डिवाइड करना है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास क्रिटिकल रीजन हो गया ये सारा, और रिजेक्शन क्रिटिकल रीजन फाइंड करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो। ठीक है, और रिजेक्शन रीजन में आपको बता दिया था ये होता है। स्टेप नंबर 6 इज़ डिसीजन। अब हमने जब सारे स्टेप्स कर दिए उसके आखिर में हमने लेना है डिसीजन। डिसीजन कैसे लेंगे, इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी इज़ लेस देन टेबल वैल्यू ऑफ जी। मैंने जी स्कोर्स आपको पीछे कैलकुलेट करने बताए थे, जी की वैल्यूज़ भी कैलकुलेट करनी बताई थी टेबल से कि कैसे हम करते हैं। तो इसमें वो बता रहे हैं अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जी की लेस देन है देन द टेबल वैल्यू ऑफ जी एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, देन देयर इज डिफरेंस बिटवीन दैम इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो उनके दरमियान डिफरेंस होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सो वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। तो हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, या फिर हम उसको यूं भी कह सकते हैं वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, कि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सके। सेकेंड रूल हमारा ये होगा, ये तो तब था ना जब जी जो है कैलकुलेटेड वैल्यू जी की जो है वो लेस देन है देन द टेबल वैल्यू ऑफ द जी। ठीक है, एट द अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी जो है वो ग्रेटर देन है देन द टेबल वैल्यू ऑफ जी
एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ऊपर हमने क्या कर दिया था, वी फेल टू रिजेक्ट, हम नहीं रिजेक्ट कर सके, ठीक है। और यहाँ पे हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस, और वी कैन से दैट वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, सो दीज आर द रूल्स, 6 रूल्स, ये हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। Till then, take care of yourself. If you have any query, please let me know through your comments. Allah Hafiz.